हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीपीओ 2024 का एग्जाम है। अभी 25 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है और इस एग्जाम से पहले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, एक बार उनका मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। और मॉक टेस्ट में इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि इन 50 सवालों को आप आराम से 45 मिनट से 50 मिनट में कर सको। तो वो अप्रोच आपको अपनानी है। और ये तरीके कहाँ से सीखोगे? ये मैंने पूरा आपको जितने भी शिफ्टों के पेपर हैं वो सभी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुए थे 2023 के लिए, जिसमें से 7 शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में 8वीं शिफ्ट है, जो आपकी 5 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 2 का पेपर है, वो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। इसके बाद में एक शिफ्ट का पेपर और बचेगा। और इस पूरे कंप्लीट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारा कुछ चीजें समझाई है कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, थॉट प्रोसेस कैसे लगानी होती है, सो ट्रिक्स से कैसे सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे आपको कम करना है कि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इन टाइम की वजह से ही आपके क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम सोल्व करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में बिना पेन लगाए आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 5 अक्टूबर 2023 का जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से हम समझेंगे कहां से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपसे एग्जाम में सोल्व करना है, वो सारी चीजें। अगर कोई 2025 को टारगेट करके एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये कंप्लीट बैच आप ले सकते हो, जिसमें आपको सारे तरीके सीखने को मिलेंगे। जितने भी अप्रोच हैं वो सारे तरीके, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी आ गई, बेसिक तरीका भी आ गया, कुछ यहाँ से अलग अलग तरीके से हम कैसे एंगल से सोच सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस बैच में। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कैसे करना है पर्टिकुलर चीजें मैं बता रहा हूँ इस बैच में कि आपको एग्जाम में ये अप्रोच लगानी है। जैसे 7 से 8 अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो उसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है और कौन सी अप्रोच आपको कब लगानी है, वो सारी डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये बैच आपको लेना कहां से है? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप मैथ्स विद गजानन। मैथ्स विद गजानन, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कोर्स ले सकते हो। एक बार आपको ये कोर्स लेना है, इसके बाद में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ में, क्योंकि सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल वे में समझाई है। अगर कोई टीचर भी बनना चाहता है तो ये बैच ले लीजिए, और इस बैच में आपको सारा कुछ समझने को मिलेगा। सारी चीजें आपको, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है, जितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा का सारा आपको अरेंज वे में मिलेगा। पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और उन सभी सवालों को पूरे अलग अलग तरीके से मैं समझाऊंगा। बेसिक तरीका भी समझाऊंगा, उसके अदर तरीके हैं वो भी समझाऊंगा, थॉट प्रोसेस कैसे करेंगे, एग्जाम में बिना पेन लगाए कैसे करने, वो सारी तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो ये ले सकते हो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो। अगर कोई हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन नंबर पे आपको वोट्स करना है, या लिंक आपको नीचे दी हुई है, वहां जाके आप ले सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बो ऑफर है, 499 में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पूरी अर्थमेटिक मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये मैथ रिविजन। अगर कोई स्टूडेंट्स इन कोई सा भी नोट नहीं लेना चाहता है, पर ये वाला नोट्स तो आप जरूर लेना। अगर आपका एग्जाम है अभी 2-4 दिन में, तो आपको ये जो नोट्स हैं ये जरूर आपको लेने हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और सारे फॉर्मूला है, ये रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। इन्हीं पॉइंट में से, इनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वहां से 110% क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैंने वहां पे लिखा भी है कि ये 2022 में आया है, ये 2017 में क्वेश्चन आया है इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये चीजें सारी याद कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, तभी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप पेपर देना स्टार्ट करो, उसको 2 राउंड में आपको सोल्व करना है। पहले राउंड में कौन से, जो आपको इजी लग रहे हैं और देखते ही अपना आंसर आ रहा है, जिसमें आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन आप एक तरीके से ऐसे समझो कि 10 से 15 सेकंड में जो सवाल हो रहे हैं उनको पहले करना है। दूसरे राउंड में कौन से सवाल करने हैं, जो आपने छोड़ दिए हैं उनको करोगे। उनमें भी कोई नया सवाल छोड़ेगा, कौन से क्वेश्चन हमने, जो नया क्वेश्चन दिख गया आपको, देखते ही दिख गया भाई नया क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दो आप। ठीक है, कैलकुलेटिव दिख रहा है, छोड़ दो उसको। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ कर दी और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो छोड़ दो उसको। टीआई के सवाल एक बार छोड़ दो उसको। तो ये 4 टाइप के सवाल हैं, इनको आपको छोड़ना है और दूसरे वाले राउंड में करना है। पहले राउंड में केवल 15 सेकंड वाले सवाल करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, और यहां से पहला डीआई का सवाल है, इसको छोड़ दीजिए आप। देखिए, दूसरा सवाल है, और सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप लगा पाओगे थॉट प्रोसेस। आज की क्लास में केवल और केवल मैं स्कैन करके क्वेश्चंस को थॉट प्रोसेस यानी माइंड में करना ही सिखाऊंगा। यहाँ पे पेन नहीं लगाएंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना पेन हम नहीं लगाएंगे, केवल और केवल माइंड में ही करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट आपके सारे माइंड में होंगे तभी हो पाएंगे ये। अगर कोई नया स्टूडेंट्स हैं तो पहले की जो क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। अब ये लास्ट वाले एंड वाली क्लासेस आ गई, तो इसमें मैं केवल डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से ही समझाऊंगा। अब ये सवाल है, देखो ये इतना फेमस सवाल है, कई बार आ चुका है ये सवाल, तो
ये किए हुए होने चाहिए आपके क्वेश्चन। क्या बोला है कि 60,000 में बेचा गया है प्रत्येक को, एक को 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को 20% का लॉस हुआ, ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल होता है क्या होता है, दोनों सेम ही डाटा दे रखा है तो 20 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, 400 डिवाइडेड बाई 100 हमेशा लॉस होता है, ये आपको पता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4% का लॉस होगा। ये आ गया आंसर। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो फिर यहां से इस क्वेश्चन में 2 सेकंड का सवाल था ये। अगर दूसरा डाटा दे दे तो क्या करते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, 100x प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस x प्लस वाई। ये ओवरऑल प्रॉफिट को डिनोट करेगा, प्रॉफिट या लॉस को। अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में आता है तो लॉस को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर अलग अलग दे रखा है कि जैसे 15% प्रॉफिट हो गया, 20% लॉस हो गया, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ये लगाओगे। अगर डाटा ही सेम दे रखा है तो डायरेक्ट बस यही लिख दोगे, एक्स स्क्वायर बाई 100% का क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, माइनस लॉस को डिनोट कर रहा है, तो हमेशा यही लॉस होगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, 4% हो गया। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है। हम एलसीएम कभी नहीं निकालते, हम यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि अगर इससे 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 तीनों से अगर डिवाइड होने वाली संख्या है तो यहाँ से देखो 96 है, तो 96 किससे डिवाइड है, ये 8 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी जो आंसर आएगा वो 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। अगर इनमें कोई 9 भी है, 3 2 5 6, लेकिन 9 तो नहीं है, 3 है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो बस ऑप्शन से काटेंगे अपन, यहाँ से ऑप्शन से आप सोल्व कर दोगे कौन सा ऑप्शन है वो 8 से डिविजिबल है। देखो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए 8 के लिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहां से देखोगे ये वाला ऑप्शन भी नहीं है 8 से डिविजिबल, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ये केवल 8 से डिविजिबल है। आंसर ये आ गया। तो इसमें आप एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस तरीके से आपको तरीके निकालने हैं। तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को, तो सारे तरीके पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब ये सवाल देखो, यहाँ से 3 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ा गया, इतने इतने वोट आए, विजय जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको टोटल वोट का कितना परसेंट मिला। ऑप्शन देखो सभी दूर दूर है, यहाँ से एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यहाँ से 11,000 सबसे ज्यादा किसको मिला है, विनर को 11,000 मिला है, सबसे ज्यादा 11,000 मिले हैं। कितने वोटों में से, तो 11,600 हैं, 7,000 हैं और यहाँ से 1100 के करीब है। तो अब अप्रोक्सीमेशन से ही सोल्व करेंगे यहाँ से, क्योंकि दूर दूर है ऑप्शन। तो 11 और 7 18, 18 19 और 29, यहाँ से कितना, ये 11,000 है। ठीक है, तो 11 और 7 18,000 हो गया, 18 और यहाँ से 6 6 12 यानी 19,000 हो गया, 20 और 30,000। सॉरी यहाँ से तो कितना है, 1100 ही है ना, ये तो 1000 ही है। तो 11 और 7 18, 18 और 1 19 और पूरा लगभग कितना होगा, 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। टोटल वोट क्या होगा यहाँ से, 20,000 से ज्यादा होंगे और 20,000 में से विनर ने 11,000 समथिंग प्राप्त किए हैं। तो 1/, क्या होगा यहाँ से, यही तो होगा भाई। इस तरीके से बोल दो भाई 11/20,000 के समथिंग आएगा आंसर, ये आएगा। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5% होता है। तो 1/5, 1/20 का मतलब 5%, 11 × 5 55%, यानी जो आंसर आएगा वो 55 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आंसर जो आएगा वो 55 से ज्यादा आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 55 से ज्यादा। तो हम यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट जोड़ेंगे नहीं इनको, केवल अप्रोक्सीमेशन से रफली देख लेंगे कि यहाँ से कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट आएगा। तो 11,000 मिला है, इसको 20,000 में से तो 1/20 का मतलब 5% होता है। यहाँ से 11,000 मिले हैं तो कितना जाएगा, 55% से तो ज्यादा ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि राम के पास जितने भी सवाल हैं मैं केवल और केवल बिना पेन लगाए आपको बता सकता हूँ। 50 में से लगभग 40 सवाल तो ऐसे होते हैं जिसे आप पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो। बट आपको पूरी अप्रोच है वो पता होनी चाहिए, सारी के सारी पूरी चीजें कंसेप्ट। अब एक दिन में तो आप सीख नहीं पाओगे, वो चीजें आपको धीरे धीरे पूरे कोर्स में सीखना पड़ता है। मैं पूरी डिटेल से जब समझाऊंगा तब आपके समझ में आती है वो चीजें। राम के पास 12 मुर्गियां हैं, 7 गायें हैं, और श्याम के पास 18 और 9 है, प्रीतम के पास 4 और 8 है, विनय के पास 10 और 7 है। किसके पास में मुर्गियों और गायों का जो रेशियो है वो अधिकतम है। अब रेशियो हमें देखना है अधिकतम है, तो फ्रैक्शन आपको सारी पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन की वैल्यू। ये क्या है, 12/5। एक तो है राम के पास 12/5 है। फिर इसके बाद में प्रीतम के पास में कितनी है, 18/9 है। सॉरी श्याम है, ये श्याम है। प्रीतम के पास में है यहाँ से 4/8, सभी को लिख दो आप यहाँ से। और यहाँ से इसके पास में कितने हैं, विनय के पास में है 10/7। क्या यही है क्या। अब देखो यहाँ से 12/5 है, 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 20 × 12 कर दोगे 240 होगा लगभग। ठीक है, तो ये होगा 240, इस तरीके से बोल दो। या फिर अगर 1/5 का मतलब आप देखो तो 0.2 होता है, इस तरीके से सोल्व कर लो। तो 0.2 होता है, तो यहां से करोगे तो 2.4 आ जाएगा। 1/9 है, 1/9 का मतलब 11 पॉइंट समथिंग होगा। 11 × 18 करोगे, या यहाँ से 9 दूनी 18, 2 ही हो गया क्या यहाँ से। 8 से 1/2 है तो 50% हो गया, ऐसे मैं बोल देता हूँ 50%। ये कितना हो गया, 200%। और परसेंटेज में देख रहा हूँ यहाँ से, परसेंटेज निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो 1/5 का मतलब 20%, तो 240%, ये 240% हो गया। 10/7 है, 1/7 का मतलब 14 के करीब होता है सब। तो यहाँ से कितना होगा, 140 के करीब होगा। तो देखो यहाँ से सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 240%, ये हो गया। यहाँ परसेंटेज का यूज करके मैं सिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये
परसेंटेज में बता रहा हूँ कि परसेंटेज में है, अगर एग्जैक्ट करोगे तो पॉइंट में आएगा सबको सोल्व करोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा किसके पास में है, सबसे ज्यादा इस राम के पास में 240, तो राम के पास में है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक गोले और दूसरे ठोस अर्ध गोला, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, कई बार आप गलती कर देते हो, पढ़ने में गलत कर दोगे फिर आंसर भी गलत आएगा। ए स्फीयर एंड अनदर सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया वो सेम है, इसका मतलब पहले का देखो जो टोटल गोला दे रखा है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और हाफ का क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, हाफ का कैसे होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है हाफ, तो नहीं गलत होता है, यहां से ही होगा ना, हाफ का जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बट टोटल बोला है तो टोटल ऊपर वाला भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल, अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दे अगर हेमिस्फीयर का तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना यहाँ से, यही गलत कर दे तो आप, तो यहाँ से क्या होगा रेडियस तो दोनों अलग अलग मान लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना आ गया 3/4। हमें क्या चाहिए यहाँ से, इसका वॉल्यूम चाहिए, उनके वॉल्यूम क्या होंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्या यही होगा क्या, यहाँ से पाई से पाई चला जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार चला गया, 3 से 3 कट गया, तो 2r³ रेशियो r³, क्या यही आएगा यहाँ से, ठीक, तो ये बन गया आपके पास, और यहाँ से आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना है 3/4 है, तो अगर आर आर निकालो तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है 2r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल r³, तो आर स्क्वायर आर और अपन कैपिटल आर की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, आंसर कितना बन जाएगा 2 से तो कट जाएगा, और 3√3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ये होगा आंसर। जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा, कोशिश करना जितना कम पेन लगा सको उतना पेन लगाना आपको। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है, इसका वॉल्यूम पूछा है पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, एक बच्चा इसको बेसिक से करेगा, बट हमेशा मेंसुरेशन का जब भी सवाल आ जाए ना एक बार ट्राई करके देख लेना यहाँ से, क्या ये ऑप्शन 11 से डिविजिबल है क्या, भाई हमेशा इसमें क्या आता है पाई आता है हमेशा, और पाई आता है तो इसमें पाई में क्या है 22/7 यानी 11 छुपा हुआ है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो इस ऑप्शन में देखो देखो यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये होता है, तो ये तो नहीं होगा, 2 और 3, 3 में से 3 गया 0, ये 11 से डिविजिबल है, 4 और 2 6, 6 में से 5 घटाओगे 1 बच गया नहीं डिविजिबल है, 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाओगे रिमाइंडर 2 आ रहा है नहीं हो रहा 11 से डिविजिबल, केवल एक ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, आंसर यही आ गया, ऐसा कर दोगे फिर, ऐसे टाइम बचाना पड़ता है, कई बार आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच सोचनी पड़ती है, दिमाग अलग अलग लगाओगे, बेसिक से करते नहीं है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर आर प्लस एल, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है, अब डायग्राम वगैरह तो वैसे बनाना नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से रेडियस क्या है 3 है और ऊंचाई कितनी है 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 4 5 हो गई यहाँ से, ये एल आ गई, आपसे बोला गया है टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर आर प्लस एल, क्या यही आपको दे रखा है क्या, इसका यही पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा यही पूछा है, तो पाई आर यानी 22/7, आर की वैल्यू 3 है, आर प्लस एल करोगे 3 + 5 8 हो गया, ये हो गया क्या 8 या 24, 24 2 48, 48 यानी कितना आ जाएगा 48 है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 8 4 12 का 2 हासिल किए 528, अब ये ट्रिक पता होनी चाहिए सारी मल्टीप्लाई करने की, 528 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर किसी को यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करने की 5 से मल्टीप्लाई करने की जो बेसिक ट्रिक हैं वो भी अगर नहीं पता आपको कि कैसे सोल्व करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है कैलकुलेशन पीडीएफ की एक ट्रिक है, जो पीडीएफ आपको दे रखी होगी, वहां पे आपको लिंक पे क्लिक करना है और वहां से आपको परचेज करना है, केवल 49 रुपीज में है, सारे तरीके हैं जो कैलकुलेशन के वो उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आपको जरूर करना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये सवाल है आप माइंड में कर सकते हो, इस सवाल को पूरा बड़ा सवाल है, पर जूली और सोमा है एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, जूली है वो सोमा से 4 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, यानी दोनों की स्पीड का डिफरेंस है वो यहाँ से 4 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस S1 - S2 बोल दीजिए, 4 घंटे बाद में वो 40 किलोमीटर दूर होती हैं, 4 घंटे बाद में जैसे वो दौड़ना स्टार्ट करती है तो 4 घंटे बाद में इतनी डिस्टेंस हो जाती है दोनों के बीच में 40 किलोमीटर, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों की, दोनों एक तरफ एक दूसरे की अपोजिट जा रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाती हैं, तो दोनों की जो स्पीड होगी 4 से डिवाइड कर दो यानी कितना आ गया 10 आ गया, दोनों की स्पीड का जो सम है वो 10 है और दोनों की डिफरेंस कितना है 4 है, क्या यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का निकाल सकते हो क्या 10 और यहाँ से 4 यानी 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 7 आएगा और एक 3 आएगा, 7 और 3 आंसर आएगा, 7 और 3 आ गया।
पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सोचना आना चाहिए, सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। S1 माइनस S2 दे रखा है 4, और S1 प्लस S2 आपने निकाल लिया 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10। और जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो, अगर फर्स्ट वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो 7 आ गया, और दूसरा तो निकल के आ ही जाएगा, वे टोटल का सम 10 है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे करोगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, एलिगेशन का सवाल दिख रहा है। 650 किलोग्राम गेहूं है जिसका एक हिस्सा है वो 9% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाओ वैसे ही लिखते जाओ। 19% के दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है, ओवरऑल हो जाता है 15% का प्रॉफिट। यहाँ से एलिगेशन लगा दो, 15 और 4 19 और 9 और 6 15, तो यहाँ से रेशियो आ गया 2:3। ये इनके बांटे की रेशियो आ जाएगा, किस हिस्से में बांटा गया है, ठीक है, दोनों का रेशियो आएगा। तो यहाँ से 650 किलोग्राम थे, तो यहाँ से पूछा किसा क्या है कि 9% पे, 9% यानी फर्स्ट वाला पूछा गया है। बांट दीजिए भाई 650 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, और फर्स्ट वाले का पूछा गया है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 13 दूना 26, तो यहाँ से आ गया 260, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, यहां से पूछा गया है इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 0, पॉइंट हटाएंगे डबल 0, पॉइंट हटाएंगे डबल 0, यानी ऊपर वाले का एलसीएम। जब भी ध्यान रखना फ्रिक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 18 और 15 है यानी 90 होगा, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकालोगे 100 100 100 है तो सभी का 100 आएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, आंसर कितना आ गया, 0.9 आ गया। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड लगती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो 180 मीटर और 500 मीटर टोटल इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्रॉस करेगी, तो 5 और 6 680 हो गया। तो 680 मीटर को ट्रेवल कर रही है कितने में, 40 में, तो ये मीटर पर सेकंड में आया है, किस में आया है, मीटर पर सेकंड में आया है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। ध्यान रखना अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5/18 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18, अगर उल्टा करना है तो 18/5 कर दोगे, ठीक। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 4 से काटोगे तो 9 बार तो ये चला गया, और 3 और 4 हो गया। 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से तो बाद में कर देंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 3 9 तिया 27 और 3 30, ठीक है। और 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 306 आया है, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 30 दूना 60, तो 61.2 आ गया। अब अगर 5 से डिवाइड करने की ट्रिक ये भी पता होनी चाहिए, ये ट्रिक है कैलकुलेशन की, ये सब ध्यान होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, बिना पेन हो जाते हैं। देखो साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा, 39 है, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो नीचे पूरा का पूरा 1 बन गया। यहाँ पे 3 10 25 है, 65 है, दोनों का सम 90 बन रहा है, कट जाएगा, ये कोट बन जाएगा इसलिए कटेगा, तो 3 + 1 आंसर आ गया 4। इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो देखोगे यहाँ से फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 2/5 है, 1/5 का मतलब 20%, तो ये 40% है, ये क्या है 40%। 7/10 है तो ये तो 70% हो गया। 5/6 है, 1/6 का मतलब 16 पॉइंट समथिंग होता है, 16 80 के करीब आएगा आंसर। 1/3 है, ये 33 के करीब आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ से 80 वाला है, तो आंसर ये होगा। अगर आप वैसे बेसिक से करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे सर, 2 को आप 5 से डिवाइड करोगे, अच्छा नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, अच्छा 20 बन गया, ये आ गया। फिर 0.4 चेक करोगे, इसी तरीके से यहाँ से सोल्व करोगे, 0.7 है, फिर 0.4 0.7 0. इस तरीके से सब में चेक करोगे कौन सा बड़ा है और फिर देखोगे। बट बेसिक से नहीं करना है, आपको परसेंटेज पढ़ रखा है तो आपने परसेंटेज का यूज कीजिए। आप 20 30 45 65 का लघुत्तम समावर्त, यानी वही सेम सवाल है, डायरेक्ट करेंगे नहीं। वैसे आप क्या बोल दोगे यहाँ से, ये डिविजिबिलिटी रूल का लगा देंगे। 65 है तो इसमें 13 भी है 5 भी है, यहाँ पे 9 है 5 है, तो 9 और 13 का लगा दीजिए। ये देखो यहाँ से 9 से डिविजिबल नहीं है, जहां तक पॉसिबल हो, जब 9 आ जाए तो 9 का ही चेक करोगे। 9 का क्या होता है, सम होना चाहिए, 9 5 और 4 9 है तो 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। सॉरी 4 4 8 ही बन रहा है तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, बट 13 से भी होना चाहिए, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन से काट दोगे, आपको कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए। अधिकतम संभव लंबाई जिसकी उपयोग 3 मीटर 15 सेंटीमीटर 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबाई वाले मापने के लिए किया जा सकता है, वो बताना है। भाई इतने इतने टुकड़े हैं कपड़े मापने के लिए, तो एक इंच टेप आपको बताना है कि कितना है, वो तीनों को माप सकता है। जब भी इस टाइप का सवाल होता है, इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं अपन। इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, भाई देखो यहाँ से तीनों को मापना है तो वैसे तो यहाँ से 5 मीटर ही होगा, भाई 5 मीटर से आप सभी को नाप सकते हो, ठीक है। 3.15 सेंटीमीटर है, 6.85 है, तो सब 15 से डिविजिबल है, सॉरी 5 से डिविजिबल है, तो 5 मीटर का होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर होगा। बट अगर नहीं आता तो कैसे करोगे आप इस तरीके से बोल दोगे, एचसीएफ तो निकालना है ना, तो 3.15 सेंटीमीटर, सॉरी 3.15 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, ये 6 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो 6.85 मीटर हो गया।
क्या यही है क्या? इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे, पॉइंट को उठाओगे तो डबल जीरो, पॉइंट को उठाओगे डबल जीरो। अब ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना यहाँ से। ऊपर वाले का क्या करोगे, एचसीएफ, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 5 ही कॉमन आ रहा है, तो 5 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ से क्या बन रहा है, एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ से क्या बन गया, तो एलसीएम बन गया यहाँ से 100, ठीक है। तो 5/100 करोगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा, 5/100 मीटर में आया है, ये किस में आया है, मीटर में। गलत मत कर देना अगर पॉइंट में इस तरीके से दे रखा हो तो, ये मीटर में है, आपको सेंटीमीटर में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सवाल देखो यहाँ से, आप काटोगे x/y की वैल्यू आ गई 3 आ गई, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए 6 और 3 9, तो ऊपर तो बन गया 9 और नीचे पुट करोगे तो 3 - 2 1, तो आंसर आ गया 9। ऐसे हो जाएंगे, तो केवल 5-5 सेकंड के सवाल है, बस आपको थोड़ा सा धीरज रख के और फिर इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। 5,000 में 30% की छूट और उसी राशि पर 15% और 25% की दो क्रमिक छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां से ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा बनेगा, 15 और 25 का, तो 25 5 30 40, 40 में से आपको घटाना है क्या भाई, a + b - ab / 100 होता है, तो 40 - 15 × 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 25 से डिवाइड करोगे 4 बार, 4 से करोगे 3.75 आ जाएगा, यही आएगा यहाँ से ये वाला। और इसमें से 30% डिस्काउंट, तो इसमें से 30 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3.75 घटाना है, तो 10 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया 6.25%। तो 5,000 का 6.25% निकालना, तो 5,000 का 6% कितना होगा, देखो यहाँ से 300 तो एक हो गया और 25 और निकालेंगे तो 12.5 और हो गया, तो 300 और 12.5। पी और क्यू वाले दो सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियस 6 4 है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। ये अच्छा सवाल है और नया सवाल है। क्या बोला है यहां से देखो, एक सर्किल दे रखा है, ठीक, और इसमें एक और सर्किल आपको दे रखा है जो आंतरिक रूप से इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। और इनकी जो रेडियस है ये एक तरीके से ही है, सेंटर हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ये बोल देते हैं। तो ये टोटल जो लेंथ है ना वो कितनी है, 6 है, ये टोटल 6 है, जिसमें से ये क्या है 4 है, तो ये बाकी की बची हुई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ से ये 2 हो जाएगी। फिर हमसे बोला गया है कि एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी है ये और क्यू ये यहाँ है, दोनों का सेंटर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये 2 सेंटीमीटर की है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इसको बराबर भागने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसको इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ठीक। तो ए और बी है पर बड़े वर्त पर मिलता है, तो ए और बी का मान बता दीजिए, इस ए और इस बी का मान आपको बताना है, इस पूरी लेंथ बतानी है, तो ये पूरी लेंथ कहां से आएगी, आप यहां से लगा दोगे, देखो यहां से ये 1 है, ये बड़े वाले की रेडियस ही तो है, ये बड़े वाले की रेडियस है, तो कितनी होगी बड़े वाले की रेडियस 6 है, तो ये 6 हो गया, तो 36 - 1 करोगे √35। इसी तरीके से नीचे भी √35 होगा, ये भी √35 होगा, तो 2√35 आ गया आंसर, 2√35 आएगा, 2√35 आ गया। ऐसे सोल्व करोगे, अच्छा सवाल था ये क्वेश्चन। ये सवाल देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक बेसिक से करोगे, बिल्कुल ही बेसिक से करोगे, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल से करोगे, फिर यहाँ से एलिगेशन भी लगा के कर सकते हो, तो 3-4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। देखो यहाँ से कर्मचारी की जो टोटल जो इनकम है उसके पास 26,500 रुपये आती है, जिसमें से उसका खर्चा है वो 22,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। अगले वर्ष उसकी इनकम है 20% बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है, तो सेविंग कितने % बढ़ी है, तो अगर मैं बेसिक से बताऊं तो ये बोल सकता हूँ कि 26,500 इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर है वो कितना कर देता है, 22,000 रुपये कर देता है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना करता है, तो 22 और 4 26, तो 4500 रुपये की वो सेविंग करता है। अगर यहां से इनकम है वो 20% बढ़ गई, तो बढ़ी हुई वैल्यू नहीं निकालेंगे अपन, कितनी बड़ी है इनकम ये देख लेते हैं, नेक्स्ट ईयर उसकी इंक्रीमेंट कितना हो गया, तो आप बोलोगे 20% बढ़ी है उसकी इनकम, तो इसका 20% निकालोगे, 26×52 और 5300, तो 5300 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है, जिसमें से 15% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो 15% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो 3300 रुपये उसका क्या बढ़ गया, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया साथ के साथ में, तो सेविंग कितनी चेंज आया यहाँ से 3300 और यहाँ से 2,000 रुपये का चेंज आ गया, तो 2,000 रुपये उसकी क्या बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई दूसरे साल में, दूसरे साल में सेविंग है वो 2,000 रुपये बढ़ गई, और कितने पे बढ़ी है उसकी बचत में कितने % चेंज हुआ, तो 45 से 2,000 रुपये हो गई, इतनी इंक्रीज हुई है, ध्यान रखना बढ़ी हुई नहीं है, ये 2,000 इंक्रीज हुई है कितने पर, 4500 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 और 45 से काटोगे तो 5 नाम 45 और 5 चौक 20, 400/9 है, 400/9 का मतलब क्या होता है, 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 होती है। फाइंड द वैल्यू, अब इसको देखो एक और तरीके से कर सकते हो आप, अगर आप एलिगेशन लगाना चाहो तो एलिगेशन किस पे लगेगा भाई, इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग के बराबर होती है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग पे लगाओगे आप, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है यहाँ से, एक्सपेंडिचर तो हमें 15% बढ़ाया है, तो एक्सपेंडिचर को आप 15% और सेविंग निकालना है, सेविंग कितना परसेंट बढ़ा वो अक्स मान लेते हैं। ओवरऑल इनकम में कितना चेंज हुआ, तो ये 20% हुआ है, ये 20% हुआ है। तो यहां से आप बोल दो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू आ गई 5, और इसी की वैल्यू आपको क्या होगी, रेशियो आपको पता है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता है क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालोगे यहाँ से, तो 3300 सॉरी यहाँ से 22,000 और 4500 के बीच में, इसके बीच में रेशियो निकालोगे तो 220 और 45 का रेशियो आएगा। 5 से और डिवाइड कर दो तो 44 और 9 का रेशियो आएगा। क्या यही आएगा क्या यहाँ से, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो क्या 5 यूनिट की वैल्यू 9 है आपके पास, तो यहां से ये वैल्यू निकालोगे आप, तो ये क्या आएगी भाई, 9 है वो 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको चाहिए यहां से भाई, यहां से रेशियो है वो कितना आ गया, 44:9 होना चाहिए, 44:9 होना चाहिए। तो आप बोलोगे 9 है, ये 5 है, ये जो 5 यूनिट है वो 9 यूनिट की वैल्यू है, 44 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन गया आपके पास 220 डिवाइडेड बाई 9, लेकिन यहाँ तो अक्स निकालना है, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से अक्स, ज्यादा में से 20 कम किया है तब आपके पास ये आया है। तो ये 20 पलट के उधर चला जाएगा, ये 20 पलट के उधर चला गया, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाई 9। 400 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब कितना होता है, तो ये हो जाएगा 44 सही 4/9, 44 सही 4/9% आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने बेसिक से बताया डायरेक्ट तरीके से। और भी अगर बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसमें भी शॉर्ट तरीका बताया मैंने आपको। साइन यहां से बोला है, कोस ये बोला है, तो ये 40 - a है, तो क्या मैं इसको भी 40 - a बना सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस, कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या बन जाएगा 50 - a, तो क्या सेम ही बन गया, 40 - a ही तो बन गया। तो कोस और कोस दोनों सेम हो गए तो 0 बन जाएगा, आंसर ये हो गया। ये समझाने के लिए था, बट एक क्वेश्चन है वो बिना पेन लगाए किया जा सकता है। प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि है वो 4 वर्षों में इतनी और 5 सालों में इतनी हो जाती है, ब्याज कितना होगा। ये बहुत फेमस सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। क्या करना है, देखो 4 सालों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी है, 5 सालों का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है इसमें। तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 साल और 5 साल के बीच में डिफरेंस कितना है, तो एक का डिफरेंस यानी 1 साल का इंटरेस्ट आएगा जब इनको माइनस करोगे। तो यहां से माइनस कर दो, 8120 है, 8120 और 7655 रुपए है। इनका जो डिफरेंस निकालोगे तो 4 1 6 5 11 और 0 है तो 6 4 10, ठीक है। तो ये हो गया 464 रुपए का। क्या यही हुआ क्या यहाँ से, 464 रुपए का उसको क्या मिल रहा है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 साल का है। तो क्या यहाँ से 5 सालों का इंटरेस्ट निकाल ले, अमाउंट में से घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 5 सालों का इंटरेस्ट क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। ये 5 ईयर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आधा करके 0 लगा दो, तो 2320 बनेगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा टोटल है 8120 अमाउंट हुआ था 5 साल बाद में, उसमें से 8120 है, उसमें से 2320 आप घटा दो, तो ये बच गया आपके पास 0 0 7 और 1 8 7 है, तो 5 5800 रुपए क्या हो गया उसका, 5800 हो गया। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, तो रेट बतानी है, तो 1 साल में रेट कितनी मिली, इंटरेस्ट कितना मिला 464 रुपए का, 464 रुपए का इंटरेस्ट मिला है कितने पर, 5800 पे इंटू 100, 2 0 से 0 0, 58 से कारोगे 8 20 64 है और 6 है, तो 8 5 40, पूरा का पूरा 8% आ गया। a-1/a है वो 4 है, a+1/a क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, 16 और 4 उसका रूट कर देंगे, 20 बनेगा, 20 का रूट क्या हो गया 2√5। विपिन एक काम को 2 दिन में, वैभव है 3 दिन में, और यहाँ से चिराग है 6 दिनों में। ए बी सी इस काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट करोगे यहाँ से, इनका एलसीएम 6 हो गया, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 2 1। 6 यूनिट के काम को 6 यूनिट के काम को तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 2 5 और 6, एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, एक दिन ही लगेगा, आंसर आ गया एक दिन। ऐसे करोगे आप एग्जाम में, मैं पूरा डिटेल से नहीं समझा रहा आपको, एग्जाम में जो अप्रोच लगानी है, जिस तरीके से आपको सोचना है, बस वही तरीका आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपको एग्जाम से पहले सारी क्लासेस आपको देख के जानी है, ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, आपका टाइम बचाएगी, आपको टाइम कैसे मैनेज करना होता है। 30 और 20 का सर में यहाँ से क्रमिक डिस्काउंट बताना, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, 30 और 20 50, 50 में से 6 घटाओगे 44%, आंसर फॉर्मूला a + b - ab/100 होता है। यहां से देखो, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आने चाहिए आपको डायरेक्ट। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो यहाँ से 15 है, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे -8 बनाना है, तो -5 और प्लस का, सॉरी यहाँ से -5 और -3 बना दो आप, -5 और -3 तो होंगे, तो इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, x -5 और x -3 हो जाएंगे। ये हो गया, बस इस पे फोकस करना है, इस स्टेप पे।
6 को यहाँ से -5 बनाना है, अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे इस फैक्टर, तो 3 और 2 होते हैं 6, बट यहाँ पे माइनस बनाना है तो -3, और यहाँ से आप क्या कर दो -2 कर दो, -3 और -2 लिख दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका फैक्टर हो जाएगा -3 और x -2 बन गया। इनका एलसीएम बताना है, इनका एलसीएम यानी ऐसी संख्या बतानी है जो दोनों से डिवाइड हो, तो कॉमन को तो हटा दो और बाकी का लिख दो, x -5 आएगा, x -3 आएगा, x -2 आएगा, 2 3 5 वाला आंसर आएगा, 2 3 5 वाला आ गया, तीनों माइनस में होंगे। ठीक है, 2 3 5 यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं क्या, दोनों में अंतर क्या है फिर, x -2 x -3 x -5 x -5 x -2 x -3, एक को स्क्वायर कर देना यहाँ से, दोनों सेम ही हो गए यहाँ पे ऑप्शन। 45 संख्या होगा, देखो एवरेज के सवाल है, हमेशा मैं एवरेज के सवाल को आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ थॉट प्रोसेस से। इस तरीके से सोचो, देखो सवाल को, 45 व्यक्तियों के पास में, सबके पास में 39 रुपए थे। यह पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, यानी 65 पढ़ना था लेकिन कम पढ़ लिया गया 56, तो एवरेज क्या होगा, कम आ गया होगा। अगर सही करना है इसको तो कितना पढ़ना होगा हमें, 56 से वापस 65 पढ़ना है तो कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो 56 और यहाँ से 9 ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो 9 का इफेक्ट सब में आएगा, पूरे पूरे 9 का इफेक्ट है, यानी 9 रुपए हैं वो सभी में बटेंगे 45 व्यक्तियों में, तो 1/5 हो गया, 1/5 का मतलब 0.2 बढ़ेंगे, तो सब में 39.22 हो जाएंगे भाई, भाई टोटल 9 को आप 45 में बांटोगे तो कितना बढ़ेगा, 0.22 सब में बढ़ जाएंगे 0.22 रुपए, तो जो नया होगा ओरिजिनल एवरेज होगा वो 39.2 होगा, ये डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि रोबोट को एक काम है, रोबोट है वो एक काम को पूरा करने में टॉम से दुगना समय, रोबोट है वो टॉम से दुगना समय और जॉर्ज से 3 गुना समय, जॉर्ज से 3 गुना, तो मैं इस तरीके से बोल दूं इसका 2 है तो इसका 3 है और ये 3 है, तो ये यहां से हो गया टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो इसका उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ से इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इसको 6 लिखो, यहाँ से ये 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो सभी को, तो 1 2 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक, बोला क्या है कि यदि एक साथ काम करते हैं तो 23 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, तो 3 2 5 और 6, टोटल वर्क क्या होगा 6 × 23, ये टोटल वर्क हमें काम करवाना है, किससे करवाना है, टॉम से करवाना है, तो टॉम की एफिशिएंसी क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर दोगे 23 तिया 69 आ गया आंसर, 23 तिया 69 आ गया। दो यहाँ से मेटल के बॉल दे रखे हैं पी और क्यू हैं, उनके डायमीटर का, जो पी का डायमीटर है वो क्यू के डायमीटर का क्या है 4 गुना है, पी का डायमीटर है वो क्यू के डायमीटर का 4 गुना है, यानी रेशियो क्या हो गया 4:1। जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। इनका वॉल्यूम पूछा है, इसका क्यूब कर दो 64 और एक आंसर आ गया। एक रनर है वो 750 मीटर की डिस्टेंस है वो 54 सेकंड में ही पूरी कर लेता है, उसकी स्पीड बताई km/h में। वापस से सवाल आ गया, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे मीटर पर सेकंड में निकाल दो स्पीड, ये आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, सोल्व कर दोगे, 18 या 54 5 या 15 15.75 आंसर आ गया 50 km/h। तो कंसेंट्रिक आपको सर्किल दे रखे हैं जिसमें बाहर वर्त की त्रिज्या है। ये इतना फेमस सवाल है ना, इतनी बार आ चुका है, तो इसमें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, और ये सवाल 100% आता है। तो यहां से बोला 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा है जो पीक्यू की आंतरिक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो कोड है वो अंदर वाले सर्किल को स्पर्श रेखा बन जाती है। इस टाइप का सवाल भाई ये होता ना आपका, ये सर्किल है, ये वाला सर्किल है, तो ये इसको सेंटर जो इसकी कोड है इसकी स्पर्श रेखा बन जाती है। तो यहाँ से छोटे वाली रेडियस आपको बतानी है शायद, तो ये बतानी है, और बड़े वाली की रेडियस आपको दे ही रखी है 6 है, ये टोटल 10 है तो ये 5 है, ये 5 है। 36 - 25 कर दोगे √11 आ गया, तो ये वाली रेडियस क्या आ गई √11 आ गई। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे ये 6 का स्क्वायर करोगे 36, और ये तो आधी हो जाएगी 25 कर दोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो 36 - 25 करोगे 11, उसका रूट कर दोगे √11 आ गया आंसर। एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का आता है, 2023 में बहुत कम सवाल पूछे गए सिंप्लीफिकेशन के। पहले सीपीओ में 4 से 5 सवाल तो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड सवाल आते थे, पर आजकल कम कर दिया है और इजी भी कर दिया है, पहले हार्ड आते थे। यहाँ से देखो बोर्ड मास का रूल लगाना है, तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करोगे तो 3 × 24 को करोगे। यहाँ से देखो एग्जैक्ट सोल्व करते चलेंगे अपन, 9 × 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड ना करके पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 24 बनेगा, उससे डिवाइड करना है, तो नीचे 3 × 24 लिखोगे आप। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जब भी ये सवाल होता है ना, उनको बस प्लस और माइनस को एग्जैक्ट रखना है, बाकी के सभी को सोल्व कर दिया करो आप। तो माइनस आपको देखना है, तो माइनस लिखा हुआ फिर, तो माइनस, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना है, पहले डिवाइड को पहले सोल्व करोगे 2 × 6 - 7 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आ गया, और × 2 करोगे, × 2 करोगे, ये हो गया प्लस, प्लस को एग्जैक्ट हो गया, प्लस प्लस, केवल और केवल आपको प्लस और माइनस छोड़ना है, बाकी को सारा सोल्व कर देना है। तो 3 डिवाइडेड बाई, अब 3 को डिवाइड करना है, 3 ऑफ 5 से दे रखा है, तो पहले 3 × 5 करोगे तो नीचे लिखोगे 3 × 5। अब इसको केवल 3 से मत कर देना, फिर ऑफ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये हो गया, अब इसको सोल्व कर दो।
बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको। 2 से डिवाइड करोगे 12 बार चला गया, 3 से डिवाइड करोगे 3 या 9, 3 से डिवाइड करोगे 4 बार, तो नीचे आ गया 1/4 माइनस, ये बन गया 2 से 2 कट गया माइनस का, और माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया प्लस का, प्लस 3 से 3 चला गया 1/5 हो गया, 1/4 प्लस 1/5 जोड़ोगे तो 5 और 4 9/20 हो गया, 9/20 में 3 और जोड़ोगे तो यहाँ से 69 डिवाइडेड बाई 20 आ गया, 69 डिवाइडेड बाई 20 बन गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई हो 20 मीटर है और इसके विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई हो 12 और 18 दे रखी है। यानी इस तरीके से दे रखा है कि एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल हो गया, इसके विपरीत शीर्षों से ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं। वैसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा 1/2 डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल्स की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 20 इंटू दोनों यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं उनकी लेंथ का सम, तो यहाँ से 12 और 18 जोड़ोगे तो 20 और 30 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 10, आंसर आ गया 300। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये डायगोनल डी है, ये अगर L1 है और ये L2 है तो ये जो एरिया होगा वो होगा L1 प्लस L2 इंटू डी, हाफ L1 प्लस L2 इंटू डी। नेक्स्ट देखो यहाँ से डी आई का सवाल है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी डी आई का सवाल है। तो यहाँ से ये वाला साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा जब भी ये पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल रहेंगे। वैसे तो इनके जो कोफिशिएंट के स्क्वायर का जो सम है वो इनके फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले को इसको अगर x मान ले तो इसके बराबर होता है। कंसेप्ट ये रहता है, देखो 1 मिनट, इसका कंसेप्ट इस तरीके से रहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू अक्स है, ठीक है, या फिर b साइन थीटा, उल्टा कर दे या फिर सेम ही लिख दे, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। आज अगर ये y दे रखा है, ठीक है, तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे यहाँ से हमेशा क्या होता है b और a हो जाता है, ये उल्टा कर देता है इनको। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही एक एक हैं तो उल्टा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैसे यही करेंगे, कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 11/9 प्लस इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। 2 में से 11/9 घटाना है तो 9 दूनी 18, 18 में से 11 घटाओगे 7/9, इसका रूट कर दोगे, रूट 7/3 आ जाएगा, आंसर रूट 7/3 आ गया। डीआई का सवाल है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये अच्छा सवाल पूछा गया है, कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो इस टाइप के सवाल जब देख लेते हो तो फिर उनको छोड़ दिया करो आप पहले राउंड में, दूसरे राउंड में इस सब टाइप का सवाल को करना है। बस आपको पहचान आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है वो हार्ड है, कैलकुलेटिव है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है। और ये कहाँ से आएगा, जब जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना ज्यादा से ज्यादा, तब आपको ये चीजें एनालिसिस होगी। ऐसे डायरेक्ट नहीं आती है कि ये चीजें हार्ड हो गई, ये कम हो गई। जब हम देखते हैं चीजों को समझते हैं तब ध्यान पड़ता है हमें। ऐसे सवाल जब हम करेंगे टाइम लगेगा, तब ध्यान पड़ेगा ये सवाल हार्ड है और यहाँ से टाइम लेता ही लेता है, कितना भी हम स्पीड से कर लें। इनकम है 75,000 है, जिसमें से 10% बचा लेता है। ठीक है, और यहाँ से बोला है कि उसके जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 30% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, और 30,375 है वो आपका करता है हॉस्पिटल यानी वो हेल्थ के लिए करता है, और बाकी की जो राशि है वो भोजन पे खर्च करता है। तो पूछा गया है कि भोजन पे जो खर्च किया है वो टोटल इनकम का कितना परसेंट है। तो ये हमें निकालना ही पड़ेगा कि उसने फूड पे कितना खर्चा किया है, ये एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक तरीका है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप बोलोगे 75,000 उसकी टोटल इनकम थी, उसमें से 10% वो बचाता है तो बाकी का खर्च कर देता है। तो 75,000 में से 10% अगर उसने खर्च कर दिए, 10% का मतलब 7500 रुपए, 7,500 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब ये चीजें आपको डायरेक्ट ऐसे माइंड में ही करनी है। तो 7,500 कम करोगे, 5,000 और कम कर, इसमें 5,000 तो हो गए, 2,500 और कम कर दो यानी 3, तो ये हो गया 67,500। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो हो गया 67,500, 67,000। ठीक है, 67,500 का, इसमें से वो 30%, तो इसका 30% पहले निकालोगे आप, इसमें से 30% वो खर्च कर देता है एजुकेशन पे। तो 30% क्या हो जाएगा, 0, 5 या 15, यहाँ से लेके चला जाएगा, 7 या 21, 1 24, 2 36, 18 और 2 20। तो 20,450 रुपए वो एजुकेशन पे खर्च कर देता है, एजुकेशन पे खर्च कर देता है। और 30,375 है, 30,375 है वो कर देता है हेल्थ पे। तो कितना खर्च कर दिया उसने टोटल एक्सपेंडिचर में से, इतने एक्सपेंडिचर में से दोनों पे इतना खर्च कर दिया। तो 5 7 12 का, तो हासिल की 1 4 और 3 7 और 1 8 0 और 5, 50,825 रुपए तो उसने खर्च कर दिए। तो बाकी के बचे हुए क्या करेंगे, वो फूड पे खर्च करेगा। तो इस टोटल में से 67,500 में से उसने 50,825 रुपए खर्च कर दिए। तो ये फूड का आ जाएगा उसने कितना खर्चा किया है। सोल्व करोगे तो 75, 2 और यहाँ से 6, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो गया 16। तो 16,675 रुपए किस पे खर्च करता है, फूड पे करता है। पूछा गया है परसेंटेज कितना है, तो 16,675 है ये 75,000 का,
टोटल कितनी इनकम है, 75,000 का पूछा गया है। टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं पूछा है, टोटल इनकम का पूछा गया है, तो 75,000 का। अब एक कैलकुलेशन वाले तरीके हैं, देखो अब कैलकुलेशन आपको पता होगी तो सोल्व कर पाओगे, नहीं तो करते रहोगे फिर। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहाँ से अगर मुझे 75 से डिवाइड करना है तो या तो 25 से डिवाइड करके वैसे सोल्व कर लो। या मैं समझता हूँ यहाँ से 75 का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब 300/4 होता है। एक जीरो हो रहे हैं तो 3000 डिवाइडेड बाई 4 होगा। यानी मैं सिंपली क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से डिवाइड करना है तो 3×5 = 15, 3×5 = 15, और यहाँ से कितना बन गया 16। तो यहाँ से तो कितना बनेगा 3×5 = 15 और एक, ये गलत हो रहा है क्या, 3×5 = 15, ये तो कुछ मिस्टेक हो गया कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो यहाँ से 30% दोबारा चेक करते हैं, यहाँ से यही चीज होती है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 30% निकालोगे तो 5 या 15 कैरी चला जाएगा, एक 7 या 21 और एक 22, ये 22 आएगा यहाँ से। 7 या 21 और एक 22 का 2 हासिल की 2, 6 या 18 और 2 20, 20 250 हो गया। 30 375 खर्च करता है, तो 5 5 7 12, एक आगे चला जाएगा, 3 और 3 6 बनेगा यहाँ पे, ये 6 बना गया। और तो 50,625 खर्च करता है, 50,625 आप यहाँ से घटाओगे तो फूड पे आ जाएगा यहाँ से 75, यहाँ पे 4 बच गया तो 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया और 1 हो गया। 16,875 रुपये खर्च करता है, 16,875 रुपये खर्च करता है कितने पर, 75,000 रुपये इंटू 100। 100 से 100, 75 को क्या लिख सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 4 और एक जीरो तो ही, 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 6 और एक 3×5 = 15। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, 3 जीरो तो ही, पॉइंट लगा दो यहाँ से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 20 पॉइंट, या 4 से 25 तो 100, और एक 6 चौका 24 और एक 25, 2 पचम 5 चौक 20 और 22, तो 22.5% आ गया, 22.5% आ गया। ऐसे आप सोल्व करोगे, रफली ही करना पड़ेगा, ये मैं कोई डिटेल से नहीं लिख रहा, इस तरीके से आपको रफली करना पड़ेगा एग्जाम में। पूरा सजाना नहीं है वहां पे कि आप डिटेल से एक एक चीज को लिख रहे हो, तो टाइम वेस्ट होगा आपका ज्यादा। मैं टाइम मैनेज करना आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ही आपको रफली ही करना पड़ेगा, इतनी शॉर्ट में ही करना पड़ेगा चीजों। एक कर्मचारी की मासिक इनकम है वो 26,500 थी, उसका मासिक एक्सपेंडिचर है वो 22,000 था, अगले वर्ष उसकी इनकम 20% बढ़ गई। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन वापस से, ये तो वापस से आ गया क्वेश्चन। 44 से 4/9 आएगा यहां से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, 20 वाला मैंने वापस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से आपको पूछा गया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हमेशा इफेक्टिव रेट से करते हैं, माइंड में कर सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेटिव रहते हैं सवाल। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, यानी रेट तो हो जाएगी आधी, नई रेट आएगी, रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना, तो ये 4 साल होगा। तो 4 साल के लिए 5% की रेट से, अब 4 साल के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इफेक्टिव रेट से क्या यूज करेंगे, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट क्या होगी 21.550625, ये याद होनी चाहिए इफेक्टिव रेट। और 4 साल के लिए अगर 10% ही पूछी जाए तो 46.41%, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इफेक्टिव रेट आपको ध्यान रखनी है, इसी से क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा वहां पे, नहीं तो करते रहोगे फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं, आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन देखो कितने करीब और दे रखे हैं, तो 21.550625% निकालना किसका, 6500 का। अब देखो यहाँ से ये कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, अब सोल्व करो इसको, 21.550625 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे इस कैलकुलेशन को, परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 65 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना टाइम लगेगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ यहाँ से क्या करना है आपको। आपको 1-1% के अनुसार चलना है, आपको देखो यहाँ से 20% निकालना है, 1% की वैल्यू क्या होगी 65, 20% कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1300 रुपये हो गया। तो 20% तो आपने निकाल लिया 1300, 1% कितना होगा, 2 जीरो उठा दो 65 रुपये हो गया, 1% वैल्यू होगी। ये 20% और 1% 21% तो हो गया, 0.5% यानी आधा परसेंट निकालना है, तो 1% की वैल्यू 65 है, तो आधे परसेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका आधा कर दोगे क्या, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32.5 होगा। अगर आधा परसेंट निकाल लिया, इसका भी आधा परसेंट और निकालना, 0.5 तो निकालना, 0.05 निकालना, इसका आधा और कर देना है, तो 16.25। इस तरीके से आगे हो रहेगा तो पॉइंट में ही चलेगा, कुछ ना कुछ 10 आएगा 5 आएगा, इस तरीके से आएगा, तो आगे सोल्व मत कर लो, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में बताना है। तो 5 2 7, 7 और 6 6 12 13 का 3 हासिल की 1, 6 3 9 10 और 11 का 1 हासिल की 1, 1413 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना ब्याज आया है। हमें अमाउंट पूछा है कि कितनी हो जाएगी वो राशि, तो ये जोड़ दो आप, तो ये जोड़ोगे तो लगभग कितना आएगा यहाँ से भाई, 6500 है तो 65 और 4 69 और 79, तो 79 के करीब आएगा आंसर। आपको अप्रोक्सीमेशन में पूछा था तो आंसर कितना आएगा 7900 आएगा, ठीक। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया ना कोई टेबल बोली है, ये तरीके आपको आने चाहिए और ये तरीके मैंने पूरा डिटेल से अपने कोर्स में समझाए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है, ये वाला अच्छा सवाल पूछा गया है,
अगर टाइम एंड वर्क आपने किया है तो ये अच्छा सवाल है। एक निश्चित कार्य को है बी और सी मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना अधिक दिनों में, अच्छा ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना अधिक दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है, टाइम का रेशियो आपको दे रखा है, ए है ये बी प्लस सी द्वारा किए गए टाइम से 2.4 गुना अधिक, यहां पे अधिक नहीं लिखा होना चाहिए, 4.2 गुना दिनों में पूरा कर देता है, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे ना 2.4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, तो ये बोला गया है। तो इसका 2.5 टाइम्स ही है, यहाँ पे अधिक नहीं है। अधिक करोगे तो यहाँ से एक मानोगे तो इसको 2.5 जोड़ना पड़ेगा, 2.4, यानी 2.4 टाइम्स इसका है। तो आप ये बोलोगे अगर ये एक है तो ये क्या होगा, 2.4 टाइम्स होगा। ठीक है, इनका अगर रेशियो निकालोगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा। रेशियो निकालोगे कितना आ गया, 12 और 5 का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो आ गया 12 और 5 का। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यहाँ से 5:12 होगा। ये तो आपको एक पार्ट दे दिया। दूसरा पार्ट हमसे क्या बोला गया कि ए और बी मिलकर इस काम को 27 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और सी अकेला इस काम को 75 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क मानो यहाँ से भी एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से टोटल एफिशिएंसी आएगी तीनों की। ठीक है, हमें किससे पूछा गया है, बी का पूछा गया है कि बी का यहाँ से कितना, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब ना तो मैं यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, ना यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, तो दोनों का यूज करके हम निकालेंगे। तो 25 या 75 है, और यहाँ से 27 से डिवाइड करना है, 9 और चाहिए, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 25 या 75, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 9, ए प्लस बी है तो 9 या 27 की एफिशिएंसी आ गई 25। ठीक, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो यहाँ से ए बी सी की आ गई, यहाँ आपको दे रखा है ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 25 है तो सी की एफिशिएंसी 9 होगी। ये रेशियो आ गया। इन दोनों पार्ट से आपको यूज करना है, इन दोनों पार्ट से। देखो यहाँ से ए बी और सी की एफिशिएंसी, यानी तीनों का जो सम है ना वो तो सेम होना चाहिए। भाई तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम तो बराबर ही कर रहे हैं ना, तीनों ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ए बी और सी हैं वो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 17 यूनिट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 34 यूनिट का, यानी बराबर करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 34 यूनिट का काम करने लग जाएंगे क्या, तो ये 10 और ये हो जाएगा आपका 24। क्या यहाँ से 34 यूनिट का काम हो गया क्या, इन दोनों का ये 34 यूनिट का काम हो गया। तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी यहाँ से क्या, कि ए की एफिशिएंसी 10 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल 24 है। ए की एफिशिएंसी अगर 10 है तो इसमें से 10 घटा दो तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, क्या बी की एफिशिएंसी 15 आ गई क्या, और बी की एफिशिएंसी अगर 15 आ गई, टोटल वर्क हमारे पास 25 इंटू 3 इंटू 9 है, इसको 25 से डिवाइड कर, सॉरी 15 से डिवाइड कर दो, इसको 15 से डिवाइड कर दो तो 5 या 15, और यहाँ से 25 25 9 5 45। तो ये जो बी है वो अकेला इस काम को 45 दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है। ठीक, ये अच्छे लेवल का सवाल था। यहाँ पे आपको दोनों चीजें यूज करके करनी थी। तो ये क्वेश्चन है लगभग आपका 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच का है। दो वर्त हैं, दो सर्किल आपको दे रखे हैं सी पर एक दूसरे के बाह्य बिंदु, तो सर्किल सी पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके से स्पर्श करते हैं, मैं छोटा सा बना रहा हूं। ए बी दोनों वर्त पर सीधी कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक, और सी ए बी, ये जो ए और ये बी है, सी ए बी ये वाला एंगल है 55 डिग्री है। तो ए सी बी पूछा है, ये ए सी बी, हमेशा ध्यान रखना इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, चाहे कितना भी एंगल दे रखा हो, आंसर 90 डिग्री होगा। फिर से डीआई का सवाल है, ये भी डीआई का सवाल है, तो सभी डीआई के सवाल है क्या, नहीं। ये देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो टेन थीटा कोट थीटा 2 के बराबर है, यानी ये भी एक होगा ये भी एक होगा तभी हो पाएगा। यानी थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 45। तो 45 45 पे 2 बनेगा, सभी में 45 पुट कर दो, यानी सभी की जगह एक एक पुट कर दो, ये एक 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 हो गया, 5 3 8 2 10 आंसर आ गया। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड क्या होगी, बराबर होगी क्या, पी क्यू आर। इसमें बोला है कि एस है वो क्यू आर पर इस तरीके से बिंदु है कि तीनों को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, एस बुझा क्यू आर पर इस प्रकार व्यवस्थित है कि क्यू आर है वो 3 क्यू एस के बराबर है, 3 क्यू एस के बराबर है। यानी ये जो टोटल लेंथ है ये 3 भागों में बांट देता है बराबर बराबर, 1:1:1 में बांट देता है, तीनों में बट के क्यू एस, और इस तरीके से यही बोला है। और PQ की जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 है तो ये भी क्या होगी, 9 ही होगी क्या ऐसे टोटल। तो अगर ये 9 होगी तो तीनों को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक की वैल्यू क्या होगी, ये 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो ये भी 3 का हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, आपसे पूछा गया है इस PS की लेंथ बता दीजिए, आप इस PS की लेंथ हमसे पूछी गई है। अब ये कैसे निकालोगे आप PS की लेंथ, हमसे PS की लेंथ पूछी गई है। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना कैसे करोगे, इसका परपेंडिकुलर डालो पहले तो यहाँ पे। ठीक, परपेंडिकुलर डलेगा तो यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ये टोटल 9 है तो ये क्या होगा 4.5 होगा, और ये भी 4.5 होगा पूरा।
अगर ये 4.5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा फिर 1.5 होगा क्या? ये बीच वाला 1.5 होगा। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं मैं, इस ट्राइंगल में लगाएंगे और ये वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो ये 1.5 है। अब ये हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हाइट हम निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। वो क्या होता है, √3/2a। तो √3/2 इंटू 9, क्या ये होगा क्या? यहाँ से ये होगा। तो ये हाइट आ गई, ये बेस आ गया, तो ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो। क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3/4 इंटू 81, और इसमें जोड़ दोगे 1.5 का स्क्वायर। 1.5 क्या है, 3/2 ही तो लिखा हुआ है 1.5 का मतलब। तो 3/2 का स्क्वायर करोगे यानी 9/4 करोगे, ये लिखोगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 और 8 या 24, 243 में 9 जोड़ोगे तो 252 डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया। और यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 4×6 24 और 4×3 12, √63 बन गया। इसका रूट करोगे तो यहाँ रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √63 आ गया। ये पीएस की लेंथ होगी। ये अच्छे लेवल का सवाल था और नया सवाल था। एक टेबल को 1596 में बेचा जाता है तो 24% की हानि होती है। एक लाइन में लिखोगे कि 1596 में जब बेचा जाता है, 1596 में जब बेचा जाता है तो 24% की हानि होती है। यानी कितने बेचा होगा, अगर 100 रुपए की चीज को, तो इसने बेचा होगा यहाँ से 76 रुपए में बेचा गया होगा। और अगर उसको 124% का प्रॉफिट कमाना तो कितने रुपए में बेचेगा, 124 रुपए में बेचेगा। सोल्व कर दोगे यहाँ से, किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 और 4 नाम 36, 4×3 12 1, 19 से डिवाइड करोगे, 19 × 152, 7 बच गया, 19 चौक 76, 84 इंटू 31 करोगे तो 4×3 देखो 84 इंटू 30 कर दो तो 4×3 12 और 1 8×3 24 और 1 25, तो 2520 बनेगा। इसमें 84 और जोड़ दो तो 2604 बन जाएगा आंसर, 2604 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर कैलकुलेशन ही नहीं है तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। फिर से देखो यहाँ से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसका दुगना करने पर, इन सभी का दुगना करने पर वो संख्या है वो इससे डिविजिबल हो जाए, यानी इसका एलसीएम निकालना है, उसको आधा कर देना है, वही संख्या होगी। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 18 16 14 12 है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। तो ये क्या लिखा हुआ है, 9 × 2 है। अगर 16 से डिवाइड करना है, इसमें 8 नहीं है तो 8 लिख दो। 14 से डिवाइड करना है, 2 तो है लेकिन 7 नहीं है। अगर 12 से डिवाइड करना है तो 2 तो है, 3 भी हैं, 4 भी हैं, तो यही एलसीएम हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर यही आ जाएगा। 8 नाम 72, 72 इंटू 7 करोगे आंसर तो ये आ जाएगा। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, आंसर ये हो गया। इसको मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, यूनिट डिजिट दिख रहा है यहाँ से, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर। भाई ये जो सोल्व करेंगे तो 504 ही बनेगा, ये हमने जो किया है वो सही किया है, तो 7 × 14 यूनिट डिजिट देखते ही आंसर आ जाएगा। फिर सोल्व नहीं करेंगे आगे, ये सेकंड्स हम बचाएंगे पूरा का पूरा। अब डीआई के सवालों को देखते हैं यहाँ से। पहला सवाल डीआई का सवाल था, देखो क्या बोला है यहाँ से कि दूसरे पर होने वाले खर्च की तुलना में किराए पर कितना % अधिक महंगा हुआ है। तो देखो अदर्स पे और रेंट पे, तो रेंट पे खर्चा हुआ है वो अदर्स से कितना ज्यादा हुआ है, तो ये 10% है। इस पर अगर 10 रुपये खर्च हुआ है तो इस पर 20 रुपये खर्च हुआ है, कितना % हुआ है, तो डबल ही हो गया पूरा का पूरा। डबल हो गया तो 100% ही हो गया, आंसर आ गया 100%। ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखो यहां से, 27, इसके बाद में ये वाला 34 नंबर का सवाल देखो यहाँ से, कितने % रिस्पोंडेंट हैं जो उनके पास में कार नहीं है। ये अच्छा सवाल है। अगर देखो यहाँ से क्या बोला है, जिनके पास में खुद के कार व्हीकल्स हैं वो स्कूटर हैं, पुरुष के पास इतने हैं, ये आपको डाटा दे रखा है। दोनों के पास में इतनी है कार, इनके पास में इतनी है, और जिनके पास में नहीं है वो इतने हैं। हमसे पूछा गया है कितने % ऐसे हैं जिनके पास में कार नहीं है, जिनके पास में कार नहीं है। तो सबसे पहले तो टोटल आप देखो भाई, टोटल कितने कैंडिडेट ने रिस्पॉन्ड किया है, तो यहां से आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 50 और 50 100, 100 और 150, 150 और ये 200, पूरा का पूरा 200 बन गया। तो 200 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट ने रिस्पॉन्ड किया है, और इन रिस्पॉन्ड किए में से कितने के पास में कार नहीं है। तो यहां से कितने के पास में कार नहीं है, देखो इनके पास में तो कार है, यानी 25 और 10 के पास में कार है बोथ। यहाँ से दोनों के पास में कार भी है, स्कूटर भी है, तो इनके पास में भी कार है। तो 25 और 5 30, 40, 50 और 55, 55 व्यक्तियों के पास में कार है। इन 55 व्यक्तियों के पास में क्या है, कार है। तो किनके पास में कार नहीं है, तो बाकी के बचे हुए में से कार नहीं है। तो 200 में से 55 घटाओगे तो 165, तो 165 लोगों के पास में कार नहीं है, और इसका % बताना इंटू 100 कर दोगे। सोल्व करोगे यहाँ से 7 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 55 घटाना है यहाँ से 145, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा। 72.5% लोगों के पास में कार नहीं है। फिर डीआई के सवाल जब करोगे ना एक साथ, आपका दिमाग चलेगा यहाँ से। स्कूल यू में आपको ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना, आपको केवल सारणी से और क्वेश्चन में ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। यू से कक्षा यहां से 7th है, कक्षा 7th में इसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो इसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है उस स्कूल के सभी
कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो यू में दो, यहाँ पे 7वीं में तो कितने पढ़ रहे हैं, 162 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, 162 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट है, 162 व्यक्ति स्टूडेंट्स है। और पूछा क्या है कि उस स्कूल के सभी छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो स्कूल कौन सी है, यू है, तो इन सभी को आप जोड़ोगे, टोटल स्टूडेंट्स ही आएंगे स्कूल में 100, तो इन स्कूल में से इसको कितना मिला है ये हमसे पूछा गया है। तो यहां से देखो अभी इसको जोड़ना है, आप क्या करो, एक बच्चा तो क्या करेगा, इसको सभी को जोड़ने के लिए बैठेगा, यहां से इस तरीके से लिखेगा 150 160 इस तरीके से जोड़ के करेगा। तो ये कैलकुलेशन को बहुत बढ़ाने वाले तरीके होते हैं। आप क्या करो, यहाँ से सभी का यहाँ से 150 मान लो, देखो सभी को हम क्या मान लेते हैं, सभी को यहाँ से 160 160 160 है, तो आप मान लो 150 मान लो सभी का, भाई सभी के पास में 150 है, तो कितना होगा, यहाँ से 3 और 3 6 15 की 90, तो 900 नंबर तो ये हो गए यहाँ से, ठीक है, इतने तो यहाँ से हो गए। फिर देखो यहाँ से कितना कम है कितना ज्यादा है वो एक्स्ट्रा चेक कर लेते हैं, पता नहीं कम हो जाए तो। यहाँ तो 150 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 ज्यादा है, यहाँ पे 12 ज्यादा है, तो 10 और 22, 22 और 10 जोड़ोगे तो 32, 32 और 33 और 10 जोड़ोगे 43, लेकिन यहाँ पे तो 10 कम है, तो 43 माइनस 10 कम करोगे तो 43 माइनस 10 यानी 33, तो 33 और एक्स्ट्रा हो गया। ये जोड़ने का तरीका हो गया। ऐसे हम एवरेज करते हैं और एवरेज वाले तरीके से ही हम जोड़ेंगे सारा का सारा, ऐसे जल्दी हो जाता है। तो 933 टोटल 933 है, 162 है, वो 933 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। लगभग आप अप्रोक्सीमेशन में सोल्व कर लो, पूरा मत सोल्व करना है यहाँ से। तो देखो 933 है, ठीक है, और ऊपर कितना लिखा हुआ है आपका 16200, क्या यही लिखा हुआ है क्या, ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं। बट अगर यहाँ ऑप्शन से देखे तो 18 16 15 और 17 इस तरीके से दे रखे हैं, 18 नाम 162 होता है, तो अगर इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेकिन 33 से भी करना पड़ेगा, यानी आंसर है वो 18 से ज्यादा आएगा, और 162 होता है पूरा पूरा 18 बार, यानी जो आंसर होगा वो 18 से कम होगा, आंसर हमेशा 18 से कम होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 इंटू 136, 17 नाम 153, तो 153 यानी 17 से ज्यादा आंसर होगा, 17 से ज्यादा होगा और 18 से कम होगा, एक ही ऑप्शन है 17 से ज्यादा और 18 से कम। ऐसे आप सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेशन में, नहीं तो फिर इसको सोल्व करने के लिए बैठ गए वहां पे तो फिर नहीं आएगा आपका आंसर, और एक सवाल ही आपका टाइम ले लेगा पूरा का पूरा। विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द सेल ऑफ व्हीकल्स लोवेस्ट ओवर द गिवन पीरियड, सबसे कम किसमें है, ए में 2010 के लिए, ए में 2010 के लिए 56,000 है, इसके लिए तो 56,000 है, बी के लिए 2015 में, बी के लिए 2015 में 55,000 है, तो ये 55,000 है, बी के लिए 2010 में, बी के लिए 2010 में तो 54,000 है, ए के लिए 2011 में, ए के लिए 2011 में तो 58,000 है। सबसे कम हमसे पूछा गया है, तो सबसे कम किस में है, 54,000 में है, तो बी में पूछा गया है, सॉरी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बी ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब देखो यहां से नेक्स्ट सवाल, आयुष द्वारा सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, तो आयुष द्वारा, ये आयुष है, टोटल कितने अंक प्राप्त किए गए, ये टोटल तो पूछा गया, अब इनको जोड़ने के लिए बैठ जाओगे पूरा का पूरा। इससे अच्छा क्या है, सभी को देखो आप क्या मान लो, सभी को 80 मान लो आप, तो सबसे तो 8 8 16 8 24 8 24 8 5 40, 400 नंबर तो एक हो गए, 400 तो एक हो गए। अब 80 से देख लो, यहाँ से 80 से कितना कम है कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो 18 18 और 2 20, 20 और 5 25, तो 25 एक्स्ट्रा है, 425 आंसर आ गया, ये हो गया। ऐसे आप कैलकुलेशन को कम करोगे। कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सब सीख जाते हैं पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। किस संगठन में कर्मचारियों की संख्या वो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक इनमें तो देख के बताना है, देखो 58 57 54 56 56, 58 में ज्यादा है, तो ए ऑप्शन वाले में है, ए हो गया। नेक्स्ट देखो यहां से, पोर्टलैंड हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के उन लड़कों का अनुमानित प्रतिशत बताइए जो विज्ञान में नामांकित नहीं है, जो साइंस में नामांकित नहीं है, तो कितने हैं, 20 हैं, कितने में से टोटल लड़कों में से, 45 में से, तो 20/45 इंटू 100, क्या यही करोगे, ठीक है। तो यहां से 5 चौक 20 और 5 नाम 45, क्या 400/9 आ गया, क्या वापस से फ्रैक्शन वही आ गई, 400/9 का मतलब क्या होता है, 44 से ही 4/9 यानी 44.4444। यदि एक दिन में कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए हैं तो अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ से अंगूर और संतरे में कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ से अंगूर कितना है, अंगूर है 10 और संतरे कितने हैं 15, 5% है, तो 5% निकालोगे, 1200 का 5% कितना होता है 6, 60 हो गया। 2019 में संगठन डी और ई 2019 में संगठन डी और ई का जो सम है, तो यहां से 6 6 12 13, तो 13,600। 2021 में सेम उसी संगठन के बीच में रेशियो बताना है, तो यहां से 2021 में ये वाला, तो 80 और 76 जोड़ोगे तो 7 7 14 15,600,
15,600, इनके बीच में रेशियो बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ से डिवाइड कर दो किससे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 4 नाम 36, 34 39 का रेशियो आ जाएगा, 34 39 का रेशियो। क्या हो गए कि पूरे सवाल, पूरे सवाल हो गए। ये 50 सवाल थे पूरे के पूरे, ठीक है। तो इन 50 सवालों को आप इसी तरीके से एग्जाम में करना है, जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चन को आपको माइंड में करने की कोशिश करनी है, कैलकुलेशन पे कमांड बना के रखनी है। अगर कोई बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही है, मेरे कहने से एक बार उस पीडीएफ को आप सोल्व करो, ताकि आपका एक बेस बन सके। कैलकुलेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई करना, 25 से मल्टीप्लाई करना, 50 से मल्टीप्लाई करना, ये सब तरीके, 75 से मल्टीप्लाई करना, जैसे स्क्वायर करना, रूट निकालना, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो एक बार वो तो आप सोल्व करो ताकि कैलकुलेशन बन सके आपके। बिना कैलकुलेशन के एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा आपका, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आपके मैथ पूरी रट ली होगी, बट नहीं हो पाएगा वहां पे क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आ गया, कुछ कैलकुलेटिव सवाल आ गया तो फिर नहीं बनेगा। इस बार तो वेंडर भी चेंज हो गया, तो क्वेश्चन का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक शिफ्ट और बच गई है, उसको हम सोल्व करेंगे पूरा का पूरा डिटेल से, इसी वे में सोल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है वो सारे तरीके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आपकी कोई भी राय हो, किस तरीके से हम धीरे धीरे पढ़े, पूरा डिटेल से समझे, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, सब कुछ आपको कोई भी आपको डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी वो प्रॉब्लम है वो दूर करी जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।